नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नीतीश कुमार के खिलाफ जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई वो काम ममता बनर्जी कर रही हैं और बल्कि कहें तो कर दिया है। और वो काम क्या था? नीतीश कुमार की निष्ठा पर संदेह पैदा करना। ये काम ये कोशिश बीजेपी काफ़ी समय से कर रही थी, जब से वो छोड़कर भाजपा का साथ छोड़कर एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए हैं तब से। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से इंडी गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाया है, उससे आप ये समझ जाइए कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की और छीछालेदर होने वाली है। ममता बनर्जी ने एक तरह से चेतावनी दी है कांग्रेस पार्टी को और बाकी गठबंधन के बाकी साथी दलों को कि नीतीश कुमार पर भरोसा मत कीजिए, इनकी निष्ठा संदिग्ध है। क्या हुआ, जरा इस बात को थोड़ा तफसील से समझते हैं। आपको याद है कि पिछली बैठक में यानी 19 दिसंबर को जो बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तावित किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस समय खामोशी साध गई, कोई उसका जवाब नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने को जो है बड़ा एम्बेरस्ड फील किया। उन्होंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, और जब जीत जाएंगे तब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए 19 दिसंबर और 13 जनवरी, इस बीच में क्या बदल गया? क्या जीत तय हो गई गठबंधन की? क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उतारने का फैसला हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 13 जनवरी को बैठक हुई, ऑनलाइन बैठक हुई, जूम के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े नेता, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, उसके अलावा और कई नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका चेयरपर्सन और इस गठबंधन का, और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए। और ये प्रस्ताव रखा सीताराम येचुरी ने। अब सवाल ये था कि ममता बनर्जी की नाराज़गी सबको मालूम थी और सबको पता था। तो बैठक से पहले, बैठक का जब एजेंडा भेजा गया और अनौपचारिक रूप से जितने गठबंधन के दल हैं उनको, तो ये कहा गया कि ये बैठक के एजेंडे पर ये 2 मुद्दे होंगे। और इसके साथ ही 2 नेता, शरद पवार जो बची खुची एनसीपी है उसके नेता, और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के ममता बनर्जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों से ये अनुरोध किया गया कि वो ममता बनर्जी को मनाएं नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने के नाम पर। आपको याद होगा 13 की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जब मना किया कि वो कन्वीनर नहीं बनना चाहते, तो उसके साथ ये भी कहा था कि उनके नाम को लेकर कंसेंसस नहीं है, आम राय नहीं है। उसकी वजह यही थी। अगर नीतीश कुमार का रास्ता किसी ने रोका है और बड़ी मजबूती से रोका है, और मैं कहूँगा सफलतापूर्वक रोका है, तो वो है ममता बनर्जी। अब सवाल ये है कि कारण क्या है? ममता बनर्जी की नीतीश कुमार से ऐसी क्या नाराज़गी है? ऐसा क्या हुआ? वो बिहार की राजनीति में उनका कोई दखल नहीं है, न बंगाल की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई दखल है। लेकिन ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा, पहली चीज़, ममता बनर्जी को लगता है कि वो नीतीश कुमार से बड़ी नेता हैं। इस बात को समझिए। हालांकि लोकसभा सीटों के मामलों में दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बिहार से 40 लोकसभा की सीटें हैं और बंगाल से 42 सीटें हैं। लेकिन उसके बाद की जो तथ्य हैं उनमें बड़ा फर्क है। नीतीश कुमार अपने राज्य की, उनकी नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, वो 3रे नंबर की पार्टी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी है, और वो लगातार बीजेपी के खिलाफ, और ख़ास तौर से आप अगर बात करें 2014, 2019 और उसके अलावा 2021 का चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़कर जीती हैं। उनकी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, वो खुद इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे। लेकिन सवाल ये है कि पहल कौन करे, कहे कौन? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी और कई दल तैयार नहीं होंगे। उन लोगों को याद आता है ममता बनर्जी का स्वभाव, कि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रही
और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में रही। दोनों सरकारों में रेल मंत्री रहीं और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरह के नखरे किए, जिस तरह से नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार के उस सरकार में होते हुए सवाल उठाए, वो अभी तक कांग्रेस पार्टी को याद है और यूपीए में जो बाकी घटक दल थे उनको भी याद है कि ममता बनर्जी के होने का मतलब है समस्या। ममता बनर्जी जहाँ हैं वहाँ दो चीज़ें ज़रूर होंगी, एक विघटन विभेद और दूसरा समस्या। तो ममता बनर्जी को कोई भी दायित्व सौंपने का मतलब है समस्या को न्योता देना। तो इसलिए ममता बनर्जी का कोई नाम भी नहीं लेना चाहता इंडी गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में या कन्वीनर के रूप में या किसी तरह के दायित्व के रूप में। लेकिन ममता बनर्जी की आपको मालूम है कि 2021 का 2021 का जो विधानसभा चुनाव वो जीती थी, तब से उनकी महत्वाकांक्षा, बल्कि उससे पहले से वो ये यशवंत सिन्हा टाइप के लोगों को जो लेकर आई, तो उसके पीछे ये था। प्रशांत किशोर को जो इलेक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा, उसके पीछे भी मकसद यही था। और ये प्रशांत किशोर ने तो एक तरह से घोषणा ही की थी कि अब उनकी राष्ट्रीय भूमिका के लिए वो काम करेंगे। बीच में बात बिगड़ गई, खास तौर से गोवा और मेघालय के चुनाव के, विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस टीएमसी की वहाँ रही, पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद ममता बनर्जी का मोह भंग हो गया प्रशांत किशोर से, और प्रशांत किशोर को लगा कि अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है, अलग रास्ता अपना लेना ज़्यादा ठीक है। तो उन्होंने गुड बाय कर दिया ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को। वहाँ से छोड़कर वो बिहार आ गए, अपनी स्वराज यात्रा चला रहे हैं। उसका क्या होगा, राजनीतिक स्वरूप क्या होगा, ये सब बाद की बातें हैं। अभी फ़िलहाल सवाल यह है कि ममता बनर्जी के तर्क क्या हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। पहली बात तो वो मैंने कहा कि वो मानती हैं कि वो नीतीश कुमार से बड़ी नेता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे घटनाक्रम में जो ममता बनर्जी से आप लाख असहमत हों, ममता बनर्जी के आप चाहे जितने बड़े विरोधी हों, लेकिन उनकी एक बात से ज़रूर सहमत होंगे, और वो बात ये है कि उनका कहना है कि नीतीश कुमार के पास 16 एमपी हैं लोकसभा के, मेरे पास 22 2019 में जीते थे, 2 बाई इलेक्शन में जीते, 24 लोकसभा सदस्य हैं। मेरे लोकसभा सदस्य बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़कर जीते हैं, भाजपा को हरा कर जीते हैं। नीतीश कुमार के जो 16 एमपी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री के नाम पर वोट लेकर जीते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर ये 16 एमपी जीत कर नहीं आए हैं। तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति और जो पार्टी भाजपा के समर्थन से खड़ी है, उसके नेता को कैसे कन्वीनर या अध्यक्ष बनाया जा सकता है किसी विपक्षी गठबंधन का। मुझे एक घटना याद आ गई 1977 की। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। एक बार मैंने भी एक वीडियो में जिक्र किया था, बाबू जगजीवन राम पर बनाया था। उसमें कहा था 1977 में जब जनता पार्टी की जीत हो गई और ये हुआ कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा सरकार बनने से पहले, तो जयप्रकाश नारायण जेपी और आचार्य कृपलानी, इन 2 लोगों को जिम्मा सौंपा गया कि वो जो सांसद चुनकर आए हैं उनकी राय जाने और वो फैसला सुनाएं। दोनों ने तय किया कि पर्ची डालकर जो है इसका एक तरह से वोटिंग कराई जाए। सबसे कहा गया, सारे सांसदों से जो जनता पार्टी के जीत कर आए थे, कि वो प्रधानमंत्री पद के रूप में कौन उनको पसंद है उसका नाम लिख कर दें। 3 लोग उसमें उम्मीदवार थे, मैदान में थे, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। इन तीनों के नाम पर जो पर्चियां डाली गई, जब पर्ची खोली गई तो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे बाबू जगजीवन राम को, दूसरे नंबर पर थे मोरारजी देसाई और तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह। अब ये हुआ कि भाई चूंकि सांसद चाहते हैं, सांसदों का बहुमत चाहता है बाबू जगजीवन राम को, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इससे जेपी और आचार्य कृपलानी दोनों सहमत थे, लेकिन विरोध का स्वर उठा समाजवादियों की तरफ से, और उसका नेतृत्व किया मधु लिमय ने। मधु लिमय ने कहा कि ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगर बाबू जगजीवन राम को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की तो मैं ये पार्टी तोड़ दूंगा और सरकार गिरा दूंगा। हालांकि उन्होंने सरकार गिराई राजनारायण के साथ मिलकर और चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर, लेकिन वो दूसरे मुद्दे पर गिराई, इस मुद्दे पर नहीं, उसकी नौबत आई नहीं।
तो उनसे पूछा गया कि भाई आखिर सांसदों का बहुमत चाहता है, फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, हम लोग जीत कर क्यों आए हैं, किस मुद्दे पर जीत कर आए हैं? हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ जो अत्याचार हुए, इमरजेंसी जो लगाई इंदिरा गांधी ने, उससे जो जनता में नाराज़गी थी, उसके कारण जीत कर आए हैं। ये वोट जो है ये जनादेश इमरजेंसी के खिलाफ है। और बाबू जगजीवन राम वो नेता हैं जिन्होंने लोकसभा में इमरजेंसी लागू करने का प्रस्ताव मूव किया था। तो एक व्यक्ति जिसने इमरजेंसी लागू करने का प्रस्ताव मूव किया, वो इमरजेंसी के खिलाफ मिले जनादेश का प्रधानमंत्री या नेता कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है। और बाकी सब लोगों को इस तर्क में दम नज़र आया, लगा कि बात तो सही है। उन्होंने कहा कि जनभावना का क्या होगा, लोगों ने हमको इमरजेंसी के खिलाफ जनादेश दिया है और हम उसी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बना दें जो इमरजेंसी का प्रस्ताव लेकर संसद में आया। तो बाबू जगजीवन राम का नाम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद सांसदों के बीच प्रधानमंत्री पद से कट गया। और आपको मालूम है, इतिहास गवाह है कि उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अलग बात है कि वो सरकार चली नहीं ज़्यादा। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जब 79 में सरकार गिर गई, उसके बाद 80 में चुनाव की घोषणा हुई, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी का जो बड़ा बचा हुआ हिस्सा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य घटक बची थी, उसने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव लड़ा था 1980 का। लेकिन बात यहाँ ममता बनर्जी की हो रही है। तो ममता बनर्जी की इस तर्क में दम है कि भाई आप किससे लड़ने जा रहे हैं? आप लड़ने जा रहे हैं मोदी से, आप लड़ने जा रहे हैं भाजपा से। भाजपा और मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम उसका नेता, उसका सेनापति उस व्यक्ति को बना दें जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के समर्थन से खड़ा है आज। जिसके पास जो सांसद हैं, उसके पास वो सारे के सारे सांसद मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं। बात यहीं तक होती तो शायद कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती। तो जिन दो नेताओं से कहा गया था, मुझे मालूम नहीं कि शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने बात की या नहीं। मुझे लगता नहीं कि ये दोनों भी इंटरेस्टेड थे बात करने में या नीतीश कुमार को कन्वीनर या इस गठबंधन का अध्यक्ष बनाने में। लेकिन ये दोनों ममता बनर्जी के करीबी होने के बावजूद ममता बनर्जी का नाम भी प्रस्ताव करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस पर समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी बात जो ममता बनर्जी ने कही वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मौजूदा परिस्थिति में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि नीतीश कुमार की निष्ठा संदिग्ध है। उन्होंने कांग्रेस से और बाकी घटक दलों से कहा कि ये व्यक्ति कभी भी पाला बदल सकता है, फिर से पलटी मार सकता है। उन्होंने कहा जेडीयू और आरजेडी के बीच में बिहार में संबंध अच्छे नहीं हैं, दोनों के बीच खटपट चल रही है और नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। उनका जो अतीत है उसको देखते हुए कि वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप इस गठबंधन का अध्यक्ष या कन्वीनर नीतीश कुमार को बना देते हैं और चुनाव से 1.5 महीने 2 महीने पहले, वो 2.5 महीने पहले अगर पाला बदल कर और बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कितनी मुश्किल होगी गठबंधन के लिए। सारी हवा जो गठबंधन के पक्ष में बनेगी वो सब ध्वस्त हो जाएगी, सब निकल जाएगी हवा। तो नीतीश कुमार की निष्ठा संदिग्ध है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो आखिरी समय तक इस गठबंधन के साथ रहेंगे। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब फिर से बीजेपी और मोदी का हाथ पकड़ लेंगे। तो नीतीश कुमार जिसकी निष्ठा संदिग्ध हो, उसको नेतृत्व कैसे सौंपा जा सकता है? अब ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस भी मन से अंदर से तो सहमत है, लेकिन बोलना नहीं चाहती। वो चाहती है कि ममता बनर्जी ही विरोध करें, छवि ये बने, मैसेज ये जाए कि नीतीश कुमार का विरोध या नीतीश कुमार को अध्यक्ष या कन्वीनर बनने से ममता बनर्जी ने रोका। और ममता बनर्जी ने रोका, ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस ने बनाने की कोशिश भी तो नहीं की। तो नीतीश कुमार का आजकल जो आरजेडी के साथ संबंध है उसको देखते हुए जितने घटक दल हैं सबके मन में संदेह है कि ये कब तक कहाँ बने रहेंगे। बिहार में महागठबंधन के साथ बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, फिर पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे,
इसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार संदिग्ध व्यक्ति हो चुके हैं। उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी विपक्षी एकता के मामले में भारी संदेह के घेरे में है, इसलिए कोई उनको नेतृत्व सौंपना नहीं चाहता। तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला समय और कठिन होने वाला है। ममता बनर्जी का विरोध और ज़्यादा मुखर होने वाला है, और इसको देखते हुए नीतीश कुमार जो अगर सोच भी रहे हैं पलटी मारने की, भाजपा के साथ फिर जाने की, तो उनकी स्थिति और ख़राब होने वाली है। उनकी बार्गेनिंग पावर लगभग ख़त्म हो चुकी है। वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है, न तो इंडी गठबंधन में और न ही अगर लौट कर आना चाहें एनडीए में तो वहाँ। दोनों जगह उनको इंडी गठबंधन में कांग्रेस और ममता बनर्जी और उनके साथियों की मर्जी पर, और यहाँ भाजपा की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ेगा, उनकी कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो वो कृपा करके दे दें उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये है नीतीश कुमार के पतन की कहानी। राजनीतिक पतन की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पतन उनका ऐसा होगा, आज से अगर कोई 5, 7 साल 10 साल पहले कोई कहता तो आप कहते कि ये आदमी पागल हो गया है, इस तरह की बात कर रहा है। सुशासन बाबू की छवि है पूरे बिहार में, पूरे देश में छवि बनाई है गुड गवर्नेंस की, उसके बारे में इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन आज अगर आप ये बात कहेंगे और 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लोगों, 100 करोड़ लोगों से अगर उनकी राय जानेंगे तो एक भी इसके खिलाफ, अगर वो जेडीयू का बड़ा घनघोर निष्ठावान वर्कर नहीं है तो वो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, इसके समर्थन में बोलेगा। तो नीतीश कुमार की कहानी अब चली की बेला में है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।